कल हम सभी ने 37 क्वेश्चन तक देखा था। आज मैं थोड़ा उसको रिकवर करूंगा, बैकअप में जाऊंगा 30 क्वेश्चन से, उसके बाद ही स्टार्ट करूंगा। आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट ITI में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन है 37, हाफ राउंड छेनी का फोर्जिंग कोण कितना होता है। जो हाफ राउंड छेनी होती है उसका फोर्जिंग एंगल कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री होता है। हाफ राउंड छेनी का फोर्जिंग एंगल जो है 30 डिग्री होता है। और इसका थोड़ा विस्तार देखते हैं। हाफ राउंड छेनी जो है, हाफ राउंड छेनी का फोर्जिंग कोण 30 डिग्री होता है। जो कि हाफ राउंड छेनी होता है उसका फोर्जिंग कोण 30 डिग्री होता है। कटिंग कोण जो है 35 डिग्री से 45 डिग्री तक होता है। यह जो हाफ राउंड छेनी होता है इसका कटिंग कोण जो है 35 डिग्री से 45 डिग्री तक होता है। इसकी धार गोलाकार होती है। इसकी जो धार होती है वो गोलाकार होती है। इसका प्रयोग किसी बियरिंग में ऑयल ग्रू बनाने, कोने की झिर्रियाँ काटने के लिए किया जाता है। जो बियरिंग होता है उसमें ऑयल ग्रू बनाने के लिए कोनों की झुर्रियाँ काटने के लिए किया जाता है। जिन धातुओं के जाबों में ड्रिल करते समय ड्रिल सेंटर से हट जाता है तो उसके द्वारा छोड़ी गई धातु को भी इसके द्वारा ठीक किया जाता है। जब हम किसी जॉब में ड्रिल करते हैं, ड्रिल हमारा सेंटर से आउट हो जाता है तो उसके द्वारा जो है इससे हाफ राउंड छेनी से उसको ठीक करके पुनः जो है ड्रिल की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। साइड कट छेनी का फोर्जिंग कोण कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, साइड कट छेनी का फोर्जिंग कोण कितना होता है। साइड कट जो कि छेनी होती है इसका फोर्जिंग कोण जो है 25 डिग्री होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 डिग्री। नेक्स्ट इसका थोड़ा विस्तार देखते हैं। साइड कट छेनी का फोर्जिंग कोण जो है 25 डिग्री होता है। साइड कट छेनी का फोर्जिंग कोण 25 डिग्री तथा कोण सामान्यतः 60 डिग्री होता है। इसका कोण जो होता है 60 डिग्री होता है। इसे 90 डिग्री के कोण पर मोड़कर फोर्ज किया जाता है। यह जो साइड कट छेनी होती है इसको जो है 90 डिग्री पर मोड़कर हम फोर्ज भी कर सकते हैं। साइड कट छेनी का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां अन्य छेनी सरलता से प्रयोग नहीं की जाती है, जो कि अदर छेनियों के अकॉर्डिंग जो है ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां अन्य छेनियां सरलता से प्रयोग नहीं किया जाए। जो यह छेनी जो है बहुत कम स्पेस में भी कार्य कर सकती है। इसे कीवे तथा कटर के मार्ग की सफाई की जाती है। इससे जो है साइड कट छेनी से जो है कीवे तथा कटर के मार्ग की सफाई भी की जाती है। यह लगभग फ्लैट छेनी के समान होती है। जो है साइड कट छेनी भी जो है फ्लैट छेनी के समान होती है, परंतु इसका काटने वाला भाग एक ओर से मुड़ा होता है। जो है साइड कट छेनी का जो काटने वाला भाग होता है उसका एक ओर से मुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र पंच का पॉइंट कोण कितना होता है। जो केंद्र पंच होता है 39 है। केंद्र पंच का पॉइंट कोण कितना होता है। एक केंद्र पंच को कहते हैं सेंटर पंच। केंद्र पंच को जो है सेंटर पंच भी कहते हैं। केंद्र पंच का पॉइंट कोण कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री होता है। केंद्र पंच का कोण जो है 90 डिग्री होता है। इसका थोड़ा विस्तार देखते हैं। केंद्र पंच के पॉइंट कोण 90 डिग्री रखा जाता है जिससे ड्रिल पॉइंट आसानी से पंच द्वारा लगाए गए सेंटर में बैठ सके। जिससे हम जब केंद्र पंच से जो सेंटर पंच होता है उससे हम हल्का से जिस स्थान पर सुराख करना होगा जिस जॉब पे, उससे हम थोड़ा सा पंच मारेंगे। उसके बाद जो है जिससे हमारा ड्रिल का पॉइंट जो होता है, ड्रिल का जो नीचे का नुकीला भाग होता है वो जो है आसानी से बैठ जाएगा। इस पंच का उपयोग सुरागों के केंद्रों को लोकेट करने के लिए किया जाता है। ये पंच जो है केंद्रों के सुराग को लोकेट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग चौड़ा केंद्र लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। डार्ट पंच का पॉइंट कोण कितना होता है। जो डार्ट पंच होता है उसका पॉइंट कोण कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री होता है। डार्ट पंच का पॉइंट कोण 60 डिग्री होता है। डार्ट पंच
डार्क पंच ढलवा इस्पात की बनाई जाती है। डार्क पंच जो कास्ट स्टील की बनाई जाती है। इसका बॉडी षष्ठभुजा आकार की होती है, षष्ठभुजाकार होता है। इसकी जो बॉडी बनावट होती है वो षष्ठभुजा आकार की होती है तथा पॉइंट का कोण 60 डिग्री रखा जाता है। इसमें जो कि ये डार्क पंच है, इसका जो है पॉइंट वाला कोण जो है ये इस तरीके का रहता है। इसका जो कोण है ये 60 डिग्री रखा जाता है। कोण का मापन कम होने से बिंदु के गहरे तथा कम व्यास के बने होते हैं। इसका जो है कम व्यास के बने होता है। इसका उपयोग स्थायी चिन्हों को स्थायी चिन्ह करने के लिए तथा विटनेस मार्क लगाने के लिए किया जाता है। इससे जो है डार्क पंच से जो है हम लोग स्थायी पंच भी कर सकते हैं और विटनेस मार्क भी लगाने के लिए किया जाता है। या कभी कभी वृत्त का केंद्र लगाने के लिए किया जाता है। इसका जो डार्क पंच होता है ये कभी कभी वृत्त का केंद्र भी लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। प्रिक पंच का पॉइंट निम्न में से किस कोण पर होता है? जो प्रिक पंच का पॉइंट कोण होता है वह किस कोण पर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री पर होता है। प्रिक पंच का पॉइंट कोण 30 डिग्री पर होता है। प्रिक पंच का पॉइंट कोण जो है 60 डिग्री होता है। इसका कोण कम होने से डिवाइडर की नोक को बहुत यथार्थता स्थिति में प्राप्त हो जाती है। इसका जो प्रिक पंच का पॉइंट कोण होता है यह कम होती है, जिससे कि डिवाइडर की नोक की यथार्थता, ये जो डिवाइडर होता है उसकी स्थान ले सकता है। इसीलिए इसका उपयोग सतल पर वक्र खींचने के लिए व केंद्र लगाने के लिए किया जाता है। इस पंच का प्रयोग मृदु धातु के लिए किया जाता है। मृदु इस्पात जो कि सॉफ्ट मेटल के लिए किया जाता है, जैसे पीतल, तांबा तथा एल्यूमिनियम आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। यूनिवर्सल चिन्हन ब्लॉक में लगी 2 पिनों को कहते हैं। जो यूनिवर्सल चिन्हन ब्लॉक होता है उसमें 2 पिन लगी हो तो उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाइड पिन कहते हैं हम। यूनिवर्सल चिन्ह ब्लॉक में लगी 2 पिनों को गाइड पिन कहते हैं। इसके ब्लॉक के निचले भाग में एक वी ग्रूव कटा होता है। जो यूनिवर्सल चिन्ह ब्लॉक होता है इसके एक साइड के निचले सिरे पर जो है इसमें वी ग्रूव भी कटा होता है, जिसको बनाकर बेलनाकार या वक्राकार सरफेस पर रखकर चिन्ह की जाती है। जो कि बेलनाकार जॉब होता है या वक्राकार उस पर रखकर सरफेस चिन्ह की जाती है। बेस में 2 गाइड लगे होते हैं, गाइड पिनें भी लगी होती है। बेस में आधार में 2 गाइड पिनें भी लगी होती हैं, जिन्हें दबाकर आधार के बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं 43 है। डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? जो हमारा डिवाइडर होता है उसको नुकीला बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयल स्टोन विधि का प्रयोग करते हैं। आयल स्टोन विधि का प्रयोग करते हैं। डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए आयल स्टोन विधि का प्रयोग किया जाता है। किसी भी कटिंग टूल की धार को अधिक नुकीला शार्प करने के लिए आयल स्टोन पर रगड़ा जाता है। जो हम किसी भी पार्ट को जो है नुकीला बनाने के लिए, जो किसी भी कटिंग टूल की धार को, अगर हम किसी भी कटिंग टूल की धार को जो हम नुकीला बनाएंगे उसे आयल स्टोन पर रगड़कर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। स्क्रैपर किस धातु का बना होता है? स्क्रैपर, क्वेश्चन नंबर 44 है। स्क्रैपर किस धातु का बना होता है? जो स्क्रैपर होता है उस किस धातु का बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है। स्क्रैपर उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील के बने होते हैं। जो स्क्रैपर होता है जो हाई कार्बन का स्टील को जो हिंदी में क्या कहते हैं? उच्च कार्बन स्टील इस्पात या टूल स्टील का बनाए जाते हैं। इसको गर्म करके आवश्यकता अनुसार किसी भी आकार या आकृति की कटिंग एंगल बनाई जाती है, जिसे बाद में हार्ड व टेम्पर कर लिया जाता है। इसे जो है बाद में हार्ड व टेम्पर कर लिया जाता है। इसके पश्चात ग्राइंडर करके उसकी कटिंग एज पर धार लगा ली जाती है, जो कि
ग्राइंड करने के बाद उसके पश्चात जो है उस पर धार लगा जाती है। धार को नुकीला करने के लिए उसे ऑयल स्टोन पर रगड़ कर फिनिशिंग दी जाती है, जो कि हम ऑयल स्टोन पर रगड़ कर उसको फिनिश कर लेंगे। कार्यशाला में पुराने बेकार पड़ी रेतियों को फोर्ज करने के लिए किसी भी आयता आकार का स्क्रैपर तैयार किया जाता है। स्क्रैपर के एक सिरे पर हत्था लगा होता है। जो स्क्रैपर होता है उसके एक सिरे पर क्या होता है, हत्था लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है। मृदु इस्पात की छेनी ग्राइंड करते समय कर्तन को निम्न में से कितना होता है। कर्तन जो है कितना होता है। मृदु इस्पात की छेनी को ग्राइंड करते समय कर्तन को निम्न में से कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55 डिग्री होता है। छेनी ग्राइंड करते समय विभिन्न धातुओं के लिए उनके कटिंग कोण पर निम्नलिखित प्रकार पर रखे जाते हैं। जो कि छेनी के जो हम ग्राइंड करते समय उसके जो है विभिन्न प्रकार के जो है कटिंग एंगल भी होते हैं। मृदु इस्पात, पहला मृदु इस्पात या माइल्ड स्टील के लिए जो है छेनी के लिए जो है कटिंग एंगल उसका जो है 55 डिग्री 55 ग्राइंड करते समय उसका जो है कटिंग एंगल जो है 55 डिग्री होता है। ढलवा लोहा कास्ट आयरन का 60 डिग्री होता है। टूल स्टील का 65 डिग्री से 75 डिग्री तक होता है। एल्यूमिनियम का जो कि झैनी होगी तो उसका कटिंग एंगल 30 डिग्री होगा। पीतल के लिए 50 डिग्री होता है और तांबे के लिए जो है 45 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। इसकी काटने वाली धार 3 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर तक चौड़ी होती है। यह कथन निम्नलिखित किस छेनी से संबंधित है। इसकी काटने वाली धार 3 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर तक चौड़ी रखी जाती है। यह कथन किस छेनी से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रॉस कट छेनी से संबंधित है। क्रॉस कट छेनी का प्रयोग विशेष रूप से चौरस झिर्रियों तथा नालियां बनाने के लिए किया जाता है। जो क्रॉस कट छेनी होता है उससे जो है चौरस झिर्रियाँ तथा नालियाँ बनाने के लिए किया जाता है। किसी शाफ्ट पर चाबी का खांचा काटने हैं। अगर जब हम किसी चाबी पर खांचा काटेंगे, जो क्रॉस कट छेनी का प्रयोग विशेष रूप से चौरस झिर्रियाँ तथा नालियाँ बनाने के लिए किया जाता है। जो क्रॉस कट छेनी होती है उससे जो उसका प्रयोग जो है ज़्यादातर चौरस झिर्रियाँ तथा नालियाँ बनाने के लिए किया जाता है, नालियाँ बनाने के लिए करते हैं। किसी शाफ्ट पर चाबी का खांचा इसी छेनी के द्वारा बनाया जाता है। जब आप किसी शाफ्ट पर जो है जो चाबी का खांचा कटा होता है क्रॉस कट छेनी से ही बनाते हैं। इसकी काटने वाली धार जो है 3 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर तक चौड़ी होती है। जो एक का कटिंग धार होता है वह 3 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर तक चौड़ी होती है। यह छेनी खांचे तथा झिर्रियों में प्रयोग करते समय फंस न जाएं, इसीलिए इसकी धार की अपेक्षा पिछला भाग कुछ पतला बनाया जाता है। जो धार वाला भाग होता है उससे जो है पीछे का भाग जो है कुछ पतला बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्नलिखित में से कौन से स्क्रैपर के अंतर्गत नहीं आता है। स्क्रैपर के अंतर्गत नहीं आता है हुक स्पैनर, समतल स्पैनर, पार्सियन ब्लो, हाफ राउंड स्क्रैपर। ये हुक स्क्रैपर है, समतल स्क्रैपर है, पार्सियन ब्लो है, हाफ राउंड स्क्रैपर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्सियन ब्लो। यह जो है स्क्रैपर के अंतर्गत नहीं आता है। पार्सियन ब्लू स्क्रैपर नहीं है। जो पार्सियन ब्लू है यह स्क्रैपर नहीं है। इसके द्वारा चिन्ह क्रिया की जाती है। स्क्रैपर के निम्नलिखित प्रकार है। स्क्रैपर जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। समतल स्क्रैपर, फ्लैट स्क्रैपर, ट्रेंगुलर स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, टू हैंडल स्क्रैपर, बुलनोज स्क्रैपर। इतने प्रकार के स्क्रैपर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। निम्न में से कौन सा औजार कार्यखंड की सफाई में प्रयोग किया जाता है, जिससे हम कार्यखंड की सफाई कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तार ब्रश। तार ब्रश से जो हम कार्यखंड की सफाई कर सकते हैं। क्या स्क्वायर कर सकते हैं? नहीं। स्क्रैपर से नहीं, स्क्रैपर से इससे भी नहीं करते। जो हम
तार ब्रश होता है उससे जो है हम कार्यखंड की सफाई कर सकते हैं। कार्यखंड में विविध प्रकार की अशुद्धियाँ चिन्हन व मापन प्रक्रम को किसी भी को प्रभावित कर सकती है, अतः तार ब्रश के द्वारा ये प्रक्रम करने से पूर्व कार्यखंड या जाप की सफाई कर ली जाती है। जो तार ब्रश होता है हम उसी से किसी कार्यखंड में जिस स्थान पर हम कार्य कर किए हैं उस पर जो है सफाई करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, जिसे मापन या फिर चिन्हन जैसे प्रक्रम कहीं अधिक यथार्थता के साथ किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सा ट्राई स्क्वायर का प्रकार है? ट्राई स्क्वायर का प्रकार है जो है साधारण ट्राई स्क्वायर, मास्टर ट्राई स्क्वायर, एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी प्रकार के जो है ट्राई स्क्वायर पाए जाते हैं। ट्राई स्क्वायर एक ऐसा सहायक औजार है जिसकी सहायता से हम समकोण की परख करते हैं। जो ट्राई स्क्वायर होता है इसके द्वारा हम जो है 90 एंगल जो है चेक करते हैं। इसके द्वारा सतह की समतलता की जांच भी की जा सके। जैसे कि हमें कोई फ्लैट सरफेस है उसको हम चेक करेंगे कि 90 डिग्री पर है कि नहीं है। इसका प्रयोग जाप की चिन्हन करते समय समानांतर तथा लंब रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। इससे जो हम समानांतर और लंब रेखा खींचने के लिए भी प्रयोग करते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ट्राई स्क्वायर जो है निम्नलिखित मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है फ्लैट साधारण ट्राई स्क्वायर, मास्टर ट्राई स्क्वायर, फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर, एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर होते हैं। इतने प्रकार। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, किसी वस्तु पर से अतिरिक्त धातु को कैसे हटाया जाता है? किसी वस्तु पर से अतिरिक्त धातु को कैसे हटाया जाता है? ऑप्शन है ए अतिरिक्त धातु को का चिन्हन करके, ऑप्शन बी है बेसिक स्टॉप पर चिन्हन करके, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अतिरिक्त धातु का चिन्हन करके, बेसिक स्टॉक पर चिन्हन करके। क्वेश्चन नंबर, चिन्हन योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम धातु को हटाने से पहले बेसिक स्टॉक पर चिन्हन कर लिया जाता है। जब हम किसी योजना के अंतर्गत जब हम सर्वप्रथम किसी धातु से पहले बेसिक स्टॉक पर चिन्हन कर लिया जाता है, जिससे यह मालूम हो जाता है कि किसी भाग से कितनी धातु को काटना है। जब हम किसी धातु फ्लैट पर जॉब है उस पर जब हम ब्रश करेंगे, उसकी सफाई करेंगे, तो यह कैसे पता चल जाएगा, उसका जो है चिन्ह जो है मिट जाएगा। तो इससे पता करेंगे कि धातु को जो हम कितना काटना है। इसके द्वारा वस्तु की ड्राइंग के अनुसार कार्यखंड पर केंद्र बिंदु रेखा, सीमा रेखा आदि खींच ली जाती है, जिससे हम इस हमारी ड्राइंग पर जो है कितना हमें मटेरियल काटना है उस पर जो है बिंदु रेखा, केंद्र बिंदु रेखा खींच लेंगे, जिससे कि खींच ली जाती है। इसी कार्य को चिन्हन योजना कहते हैं। इसी कार्य को जो है हम चिन्हन योजना कहते हैं। चिन्हन योजना को अपनाकर इसके अनुसार कार्य करने से धातु में अपव्यय को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकना संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, किसी स्थिति में जाप के अस्वीकृत होने की संभावना न्यूनतम होती है। किस स्थिति में जाप के अस्वीकृत होने की संभावना होती है? इसका राइट आंसर हो जाए, इसका ऑप्शन है पूर्ण यथार्थता होने पर, ऑप्शन बी है मापदंडों के अनुरूप होने पर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। किसी जाप के पूर्ण यथार्थता होने तथा आवश्यक मापदंडों के अनुरूप होने पर इसके अस्वीकृत होने की संभावना न्यूनतम रहती है। चिन्हन योजना को अपनाकर इसके अनुसार कार्य करने से धातु के अपव्यय को न्यूनतम स्तर पर कम पर लाया जा सकता है, संभव हो जाता है। चिन्हन जितना अधिक यथार्थता एक्यूरेसी होगा, जो चिन्ह हमारी होती है जितनी एक्यूरेसी के साथ होगा तब जाप उतना ही अच्छा व यथार्थता बनेगा। जो हमारा जाप है वो बहुत ही अच्छा और आकर्षकपूर्ण बनेगा तथा इसके अस्वीकृत बोले तो रिजेक्ट होने की संभावना
भी उतनी कम रह जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम 52 क्वेश्चन से देखेंगे। धन्यवाद।